हाँ, मेरे पिता बताते थे कि वो दिल्ली में यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते थे सरकारी। और उसके बाद वो बाबा साहब की कोठी में जाया करते थे। तो बाबा साहब की स्पीचें सुना करते थे, बाबा साहब की किताबों को देखते थे। तो फिर पिताजी को बाबा साहब की कोठी पे जाने का मौका मिला, तो उनको बाबा साहब न्यूज़पेपर की कटिंग पेस्ट करने के लिए कभी कभी काम दिया करते थे। तो मैंने अपने भाषण में यहाँ कहा कि एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है, तो मेरे पिता ने मुझे ये बताया कि जब वहाँ उनके बाबा साहब की पत्नी के अंडर वो सारा कंट्रोल में था, बाबा साहब की लिटरेचर। आप जैसे जानते हैं कि बाबा साहब के वॉल्यूम को छापने के लिए दिल्ली के अंदर 26 अली रोड से कितना यानी ज़बरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को बाबा साहब का लिटरेचर छापने के लिए। तो मेरे पिता वहाँ बम्बे में गए, लोगों से मिले, लेकिन बाबा साहब की कोई किताब वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इसमें पूरे देश में बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा महीना जो है भीमोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जगह जगह अभी भी लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं और ये अप्रैल पूरा महीना चलेगा। तो आज मैं दिल्ली में आया हूँ, जो दिल्ली का लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ पर मैं आया था। वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उसी में हमारे साथ एल.आर. बाली जी के लड़के डॉक्टर राहुल जी हैं, राहुल बाली जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर आपने उनके जो काम हो उसको पूरा करने के लिए आपने भीम पत्रिका निकाल रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप, आपके पिताजी के जो काम छोड़ गए थे, इतना सस्ती दाम पे बड़ी बड़ी किताब, और जो बाबा साहब के साथ काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? भीम पत्र का जो मेरे पिता ने शुरू किया 1958 के अंदर, वो बाबा साहब को वचन देने के बाद कि बाबा साहब मैं आपका जो कारवां है उसको आगे लेके जाऊंगा। तो भीम पत्र का एक सिर्फ पेपर नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भीम पत्रिका से जो बदलाव आया, मैं जब छोटा था तो मुझे पिताजी बताया करते थे कि जिस वक्त उन्होंने भीम पत्रिका शुरू किया, बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया, तो पंजाब में बाबा साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जब 1958 से भीम पत्रिका उर्दू, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, और सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो एक पूरे भारत में सिर्फ लॉन्गेस्ट पेपर अगर चल सका तो सिर्फ भीम पत्र का है। उसके अलावा मैंने आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं देखा। सर मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा। आप पहले हमें बताएं कि आपने आपके पिताजी बाबा साहब से कैसे संपर्क हुआ, इसके बारे में आपको क्या पता है, क्या उन्होंने बताया? मेरे पिता बताते थे कि वो दिल्ली में यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते थे सरकारी, और उसके बाद वो बाबा साहब की कोठी में जाया करते थे। तो बाबा साहब की स्पीचें सुना करते थे, बाबा साहब की किताबों को देखते थे। तो फिर पिताजी को बाबा साहब की कोठी पे जाने का मौका मिला, तो उनको बाबा साहब न्यूज़पेपर की कटिंग पेस्ट करने के लिए कभी कभी काम दिया करते थे। नहीं, तो आप एक घटना बता रहे थे कि बाबा साहब को जो जात विच्छेद किताब है उनको कॉपी कैसे लाए आप घटना में, इस घटना को थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। तो मैंने अपने भाषण में यहाँ कहा कि एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है, तो मेरे पिता ने मुझे ये बताया कि जब वहाँ उनके बाबा साहब की पत्नी के अंडर वो सारा कंट्रोल में था, बाबा साहब की लिटरेचर। आप जैसे जानते हैं कि बाबा साहब के वॉल्यूम को छापने के लिए दिल्ली के अंदर 26 अली रोड से कितना यानी ज़बरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को बाबा साहब का लिटरेचर छापने के लिए। तो मेरे पिता वहाँ बम्बे में गए, लोगों से मिले, लेकिन बाबा साहब की कोई किताब वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने छापना था। तो फिर एक दिन वो बाबा साहब के घर के अंदर गए, लाइब्रेरी देखने के लिए गए। तो उन्होंने फिर कहा, देखा कि ये लाइब्रेरी में एक अलमारी खुली पड़ी है, उसमें उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट को देखा। एनिलेशन कास्ट वो अपनी जेब में लेके आए और आके फिर उनको कई भाषाओं में छापा। आपको मैं एक और बात बता दूं, जो बाबा साहब के ऊपर लाइफ एंड मिशन किताब मेरे पिता ने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश
अब हमें इस बात पे फख्र महसूस होता है कि जर्मन में बैठे हुए लोग, सांपला जी हैं जर्मन जो इंडिया से गए हैं, उन्होंने लाइफ एंड मिशन को जर्मन में लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के आप सारी जर्मन की यूनिवर्सिटियों को वो दान कर रहे हैं और जर्मन के लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी भीम पत्रिका पब्लिकेशन की उपलब्धि है। सर एक चीज़ और हमें दोस्तों बताएं, ए.आर. बाली जन्म कहाँ हुआ और उनका डेथ कहाँ पे हुआ, कब हुआ? हाँ, मेरे पिता लोहिराम बाली जी नमा शहर उनका जन्म हुआ। वैसे तो पाकिस्तान के कहा जा सकता है, लेकिन जो उनका पेरेंटल हाउस है वो नमा शहर है। पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है नमा शहर, और जलंधर के पास ही है डिस्ट्रिक्ट वो। और उनकी जो डेथ है वो पंजाब जलंधर में हुई। आबादपुरा नाम का एक हमारा एरिया है जिसमें मतलब को वो लाइब्रेरी अपनी बना के पढ़ते लिखते थे, और वहीं अम्बेडकर भवन है। लेकिन उसी घर में जहाँ मेरे पिता थे, तो उसी घर में उनकी 6 जुलाई 2023 को उनकी मौत हुई। सर वो 93 ईयर ओल्ड थे। जी जी जी। तो मैं ये एक चीज़ हो रहा था कि जो भीम पत्रिका आप छाप रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, और हमारे दर्शक अगर अब जो देख रहे हैं, अगर वो भीम पत्रिका लेना चाहे तो कैसे मिलेगा, और आपका कोई नंबर हो आपसे संपर्क करने का कोई साधन? आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। भीम पत्रिका 6 जुलाई 2023 में हार्ड कॉपी जो है वो उसके बाद बंद हो गई। फिर मैंने उसको ऑनलाइन शुरू किया है। ऑनलाइन में जो है 5 हर डेट को 5 को क्वार्टरली, पहले मैं मंथली चलाता था, लेकिन कुछ हालात ठीक ना होने के कारण मुझे उसको क्वार्टरली करना पड़ा। तो क्वार्टरली में हर 5 महीने की डेट को लोगों को PDF फाइल भेज देता हूँ। उसमें मैं जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं भीम पत्रिका को ऐसे चलाने के लिए, हमने कभी भी किसी को आज तक ना इंडिया में ना बाहर ये कभी नहीं कहा कि भीम पत्रिका की आप आर्थिक सहायता करो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल समाज है, जो बुद्धिजीवी है, जो कुछ लिख सकता है, वो हमारे को लिख के दे। और हम जो है बिल्कुल सिलेक्टिव छापते हैं, सिर्फ बाबा साहब की फिलॉसफी को, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक फिलॉसफी को बाबा साहब को फॉलो। किस भाषा में लिख के दें? वो हिंदी में लिख सकते हैं। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुनीर का बिहार में रहता हूँ। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9667101963, जिसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, आप अपना आर्टिकल भेज सकते हैं। मैं आपको ईमेल भी उसे व्हाट्सएप पे दे दूंगा, और आप जो है मेरे से मिल भी सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने पढ़े लिखे लोग हमारे दलित लोग हैं जो लिख सकते हैं, उनको लिखना चाहिए, ताकि हम उनकी बात को, बाबा साहब की फिलॉसफी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएं। सर एक चीज़ और हमें को बताए कि बाबा साहब कहते थे कि जिस घर में अगर साहित्य नहीं है तो वो समाज मुर्दा समाज है, तो हर घर में साहित्य होना चाहिए। क्या इस पर आपका विचार है? देखिए, बाबा साहब ने हमेशा एजुकेशन पे जोर दिया है। हाँ। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने 52 साल की उम्र में PhD शुरू किया। हाँ। और PhD जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। हाँ। ऐसे मेरी पत्नी ने किया, उन्होंने PhD जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। हाँ। तो बाबा साहब का मानना था कि जब तक हमारा समाज एक पढ़ा लिखा समाज नहीं बनेगा, वो किसी भी हालत में वो अपने आप को शक्ति नहीं बना सकता, उनकी शक्ति नहीं आती, वो एम्पावर नहीं कर सकता अपने आप। आज देखिए, मैं आपके सामने और बहुत साथी इस सभा में आए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, तो बड़ा फख्र महसूस होता है। ये सारा का सारा जो देन है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने ये नारा दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो इसी वजह से आज हमारा दलित का जो भी समाज का आदमी है, वो अपने बच्चों को एज ए एकेडमिशियन, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज देखो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा चैलेंज आ गया है। आज जो है कास्ट, धर्म नाम से आपके ऊपर अत्याचार हो रहा, कॉलेजों तक ये बीमारी, कैंसर फैल चुका है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बच्चों को, हमारे दलित के बच्चों को जितना पढ़ना है, उनको पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। और मैं एक और बात बताता हूँ
कि वो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत फीस होगी, या सरकारी जो कॉलेज है उसमें बहुत फीस होगी। उनका गलत मानना है। आप मानेंगे कि मेरी 600 रुपये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमफिल में फीस थी। क्या होता है 600 रुपये? लेकिन तो वहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा सर, गरीब आदमी जो है। नहीं, वो गरीब, यहाँ गरीब का मामला ही नहीं है। कैसे पहुँचेगा? वो कैसे पहुँचेगा? एंट्रेंस एग्जाम होता है। हमारे दलित प्रोफेसर हैं JNU के अंदर, वो गाइड करना चाहेंगे। वो कैसे करें? क्या अगर एडमिशन लेना चाहते तो कैसे? हाँ, देखिए वो डिसीजन देखिए ऐसा है, पहले तो कॉलेज जहाँ ग्रेजुएशन होता है, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हैं कॉलेजेस में। जैसे आज कई लोगों ने बोला 90 के करीब कॉलेज है, 90 में 90 ही असिस्टेंट प्रोफेसर है और ज़्यादा हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं। वो उनसे संपर्क करें, अपने बारे में बताएं, उनसे गाइडेंस लें कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, एंट्रेंस टेस्ट की कैसे तैयारी की जाती बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लिए। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया के अंदर मानी हुई यूनिवर्सिटियाँ हैं। इनके अंदर से जो भी आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकले हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे देश के निकले, पढ़े लिखे लोग निकले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारे समाज का प्रोफेसर बैठा है, उनसे बच्चे संपर्क करें। और मेरा फिर भी मानना है, स्ट्रांगली मानता हूँ इस बात को, कि जो तो टेक्निकल कॉलेज है उसकी फीस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक नॉर्मल कॉलेज है, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उनकी फीसें आज भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। 6,000 रुपया साल का एक सेमेस्टर का होता है। JNU में तो 600 रुपये में भी है, और PhD में स्कॉलरशिप मिलता है अपने SC बच्चों को, ST बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। और स्कॉलरशिप से ही कितने लोग बाहर के स्टेटों से आके वो कितना PhD IAS IPS बन जाते हैं। चलो धन्यवाद सर। बहुत बहुत जय भीम आपका। आपने समय दिया, और मैं आपके आवाज़ TV का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुजन समय आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बहुत इस बात से शाबाशी दूंगा कि आप जाके बिना स्वार्थ के अपने लोगों के हर प्रोग्राम को कवर करते हैं और दुनिया में उनको पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जी। नमो बुद्धाय, जय जी। तो साथियों, कैसी रही बातचीत डॉक्टर राहुल बाली जी, और हमारा प्रयास कैसा रहा, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया में जो बताएं। और आपसे निवेदन है, कहाँ देख रहे हैं कमेंट में लिखें, और आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।